सांप ने आंखों का रुख बदला और फिर उसकी आंखों से निकलने वाली सुर्ख श्वाओं ने हामून की तरफ रुख किया और हामून ने महसूस किया जैसे आग की दो तेज दहकती लकीरें उसे छूने के लिए बढ़ रही हों। दूसरे ही लम्हे उसके कदम उखड़ गए और उसने पलटकर गार से बाहर जाने के लिए छलांग लगा दी। उसके बाद उसके कदम झोंपड़े के पास आकर ही रुके थे, लेकिन उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। आखिर साइकाना कौन है? साइकाना वापस आ गई। हामून सोता बना पड़ा रहा। साइकाना खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई थी। दूसरी सुबह वो बिल्कुल पुरसुकून थी। ये अंदाजा होता था कि उसे हामून के पीछा करने के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसका रवैया हामून के साथ मोहब्बत भरा ही रहा। हामून अब बेकरार रहने लगा था। उसने रातों को अक्सर साइकाना को झोंपड़ से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो साइकाना का पीछा करे। ना ही उसने साइकाना से इस बारे में कुछ पूछा था। फिर साइकाना ने एक गुल खिलाया। ये गुल वो बच्ची थी जो साइकाना के यहाँ पैदा हुई। साइकाना बच्ची को बहुत प्यार करती थी, लेकिन हामून ने एक बार भी उसे प्यार की निगाह से नहीं देखा था। अब एक मुस्तकिल खौफ ने उसके दिल में घेरा कर लिया था, एक अनजान सा खौफ जो हामून की समझ में नहीं आ रहा था। उस रात उसने साइकाना को जिस रूप में देखा था वो उसके लिए बड़ा ही दहशतनाक था। साइकाना उसकी जिंदगी में बहुत गहरी उतर चुकी थी। अगर वो अंदर से कुछ और ही निकलती है तो इसकी जिंदगी का बेहद भयानक तजुर्बा होगा। उधर साइकाना हामून की बच्ची से बेरुखी देखकर दिल गिरफ्तार थी। वो हामून से सच्चे दिल से प्यार करती थी और हामून ने भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही से दिया था। लेकिन अब उसके अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं वो साइकाना के लिए परेशान कुन थीं। फिर कई ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें देखकर साइकाना को ये एहसास हुआ कि हामून बच्ची को हलाक भी कर सकता है। साइकाना बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। एक दिन साइकाना ने हामून से बात करने का फैसला कर लिया और वो उस वक़्त जब वो अपनी बाहर की जिम्मेदारियां पूरी करके वापस आया तो वो हामून के सामने आकर बोली, हामून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हामून ने सहमी हुई निगाहों से उसे देखा और बोला, कैसी बात? हामून, मैं तुमसे ये मालूम करना चाहती हूँ कि तुम मेरी बच्ची से नफरत क्यों करते हो। हामून ने अजीब सी निगाहों से साइकाना को देखा, फिर बोला, इसलिए कि ये बच्ची मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के दरमियान एक दीवार की तरह आ खड़ी हुई है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं बच्ची की मोहब्बत में तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर रही? ऐसा है हामून, तो ये खुशी की बात है। तुम मुझे इतना चाहते हो कि तुम्हें अपनी बच्ची भी मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार महसूस होती है। सच बात पूछती हो साइकाना, तो ये बात नहीं है। साइकाना ने चौंक कर हामून को देखा और बोली, तो फिर मुझे बताओ तो सही। मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरी बच्ची है। साइकाना के चेहरे पर पथरीले नकूश नमूदार हो गए। वो हामून को देखती रही, फिर बोली, तुम इसे कत्ल कर देना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये एहसास शदीद है। ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है हामून, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और मुझे मोहब्बत दी, मुझे जिंदगी में शामिल कर लिया। हामून, मैंने हमेशा तुम्हारी इस बात की इज्जत की है, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ शख्सियत रखती है। मैं इसे शायद तुमसे भी ज्यादा चाहती हूँ और उसके लिए कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। साइकाना, मेरे जहन में और भी कुछ बातें हैं। अच्छा किया तुमने आज मुझे मौका दे दिया कि मैं उन बातों की वजाहत कर दूं। साइकाना, मैं बस्ती का एक तन्हा और लावारिस इंसान हूँ। फिर साइकाना, तुम मुझे मिली और मैंने अपनी दुनिया आबाद कर ली। बहुत खुश था मैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा माजी मेरे इल्म में नहीं था। मैंने सोचा कि कभी ना कभी तुम अपनी मोहब्बत से सरशार होकर मुझे सब कुछ बता दोगी। साइकाना, तुमने ऐसा कोई अमल नहीं किया। एक रात मैंने घर में एक नागिन देखी जो हमारी झोंपड़ी से निकलकर एक तवीलो अरीज सफर करके एक पहाड़ी तक पहुंची और वहां एक गार में पत्थर से बने एक सांप के सामने पूजा करती हुई पाई गई। साइकाना, वो तुम थी। तुम खुद सोचो, उसके बाद से मुझ पर क्या बीतनी चाहिए थी, और उसके बाद क्या मेरे लिए इस बच्ची की तरफ से शकूक शुबात पैदा होना गलत थे? साइकाना सोचती रही, फिर उसने कहा, असल में तुम्हारा कहना भी गलत नहीं है।
تمہارا کہنا بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بات صرف اس لیے چھپا رکھی تھی کہ جس دن تم پر اس بات کا انکشاف ہوگا وہ دن شاید تمہاری اور میری رکاوٹ کا آخری دن ہوگا۔ اور افسوس، جس چیز سے میں بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی آخر وہ سامنے آ ہی گئی۔ ہاں، تمہارا شبہ بالکل ٹھیک ہے، میرے ماضی میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو میں ضرورت سے زیادہ چھپاؤں۔ دراصل اس خوف نے مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنے سے روک رکھا تھا کہ میرے بارے میں جاننے کے بعد تم مجھ سے چھن جاؤ گے۔ اب جب کہ تم اس بات کا انکشاف چاہتے ہو تو مجبوری ہے، تمہیں مطمئن کرنا ضروری ہے۔ سنو، میرا تعلق ناگ بھون سے ہے۔ میں سانپوں کی سلطنت میں رہنے والی ہوں اور خود بھی ناگن ہوں، ایک اچھا دھاری ناگن جو 1000 سال عمر گزرنے کے بعد انسان کی جون میں آ گئی تھی۔ ہمیں یہ آسانی حاصل ہوتی ہے کہ جب ہماری عمریں 1000 سال سے آگے بڑھ جائیں تو ہم اپنی پسند کی زندگی اختیار کر لیں۔ میں نے اچھا دھاری بننے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ناگ نہیں چاہتے تھے کہ میں انسانی جون میں آؤں۔ وہ مجھے روکتے رہے اور جب میں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے مجھے اٹھا کر دریائے کوہیلا میں پھینک دیا۔ اس وقت میں انسانی جون میں آ چکی تھی۔ دریائے کوہیلا میں بہتی ہوئی میں یہاں اس آبشار کے کنارے آ کر رک گئی اور یہاں تم مجھے مل گئے۔ میں ناگوں کی دنیا سے دور آنا چاہتی تھی، مجھے اس کا موقع مل گیا اور میں یہاں تمہارے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے تم سے بے پناہ محبت کی اور کبھی تم سے غداری کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن میرا دھرم کچھ اور تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب کسی اچھا دھارے کی اصلیت کھل جائے تو وہ اس کی نہیں رہ سکتی جس کی وہ ہے۔ یہ بچی 100% تمہاری ہے، لیکن بدنصیب تم نے مجھ پر شک کر کے میرے دل سے سب کچھ نکال دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب میرا تمہارا ساتھ رہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری کہانی منظر عام پر آئے۔ میں تمہاری وفادار ہوں۔ یہ لڑکی بھی ناگن ہے کیونکہ میری اولاد ہے، میرے شریر کا ایک حصہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں بتانے کے بعد مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہامون کہ اب تمہارا جیون ہمارے لیے نہیں رہا۔ تمہیں مرنا ہوگا تاکہ میری کہانی راز میں رہ سکے۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں، میں نے کہا نا، میں نے ایک مرد کی حیثیت سے صرف اور صرف تمہیں چاہا ہے، تمہاری وفادار رہی ہوں، اور ایک ماں کی حیثیت سے میں اس بچی کو چاہتی ہوں تم سے زیادہ۔ اور پھر وہ ناگن کا روپ اختیار کرنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہامون کے سامنے ایک ناگن کھڑی ہوئی تھی۔ ہامون دہشت زدہ ہو کر دروازے کی طرف بھاگا تو سائیکان نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے کاٹ لیا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پانی ہو کر بہہ گیا۔ میری ماں مجھے لے کر وہاں سے چل پڑی۔ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں۔ میری ماں نے میرا نام چتر نندی رکھا۔ وہ وہاں سے ناگ بھون بھی نہیں گئی، بلکہ مجھے لے کر ایک ایسی جگہ جا کر آباد ہو گئی جو سنسان اور ویران تھی، جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے سینکڑوں سال وہاں گزارے۔ میری ماں نے جنتر منتر پڑھ کر مجھے ناگن بنا دیا اور ہدایت کی کہ میرے 1000 سال پورے ہو جائیں تب بھی میں ناگن ہی رہوں۔ انسان بہت برے ہوتے ہیں۔ ناگن بن کر میں جنگلوں، پہاڑوں اور گپھاؤں میں آزادی سے زندگی بتا سکتی ہوں۔ انسان بنی تو انسانوں کی بھیڑ میں پڑ کر اپنا جیون نشٹ کر لوں گی۔ وہ کہتی تھی کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں۔ بس مہاشیش، میں ناگن بنی رہی، اور میں سچ مچ ناگن بن کر بہت خوش ہوں۔ میں نے ناگوں کے درمیان جیون بتایا ہے۔ ناگوں کے بیچ رہتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ اگر مجھے شیش ناگ مل جائے اور وہ مجھے اپنے چرنوں میں سویکار کر لے تو میں رانی بن جاؤں گی۔ یہ خواہش میرے دل میں برسوں سے پل رہی تھی اور شیش ناگ کی تلاش میں بھٹکتی رہتی تھی۔ پھر تم مجھے نظر آئے اور مجھے شیش ناگ کے بارے میں جتنی معلومات تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ تم شیش ناگ ہی ہو، اور مہاشیش میں تمہارے پیچھے لگ گئی۔ تم کہتے ہو کہ تم ناگ نہیں انسان ہو اور انسان سے ناگ بنے ہوئے ہو۔ بات سچ مچ میری سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہی ہوگا۔ پر مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اگر تم ناگ نہیں ہو تو پھر شیش ناگ جیسے کیوں لگ رہے ہو؟ راج گندل حیران نگاہوں سے چتر نندی کو دیکھ رہا تھا۔ انوکھی کہانی تھی اس کی، بہت سے پہلو تشنا تھے اور بہت سے ایسے جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن سمجھانے والا کون تھا؟ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی مشکل میں گرفتار تھا۔ 13 سال کی قید
पूरे 13 साल। ठीक है महासावली, महाकाली, तुम दोनों मेहमान हो, मैं तो तुम्हारी एक मामूली सी संतान हूँ। मुझे क्या अधिकार है कि तुम्हारे फैसलों से मुंह मोड़ूं? मैंने सारे जीवन तुम्हारे साथ ही तुम्हारे चरणों में बिताया है। मेरे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। मैं तो तुम्हारा ही दास हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया है और मैं यहाँ एक कीड़े की हैसियत से इस कैद खाने में जीवन बिता रहा हूँ। तुम जानो और तुम्हारा काम बिताऊंगा। ये 13 साल भी हो सकता है मर ही जाऊं, पर अफसोस रहेगा कि मैंने जिन शक्तियों के लिए सारे जीवन काम किया, उन्होंने इस तरह मेरा साथ छोड़ दिया कि पलटकर मेरी खबर भी ना ली। उसी वक्त चित्तन नंदी की फुंकार सुनाई दी और राजगंधल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। चित्तन नंदी एक तरफ इशारा कर रही थी। राजगंधल ने चौंक कर देखा। दो आंखें, दो गोल गोल आलुओं जैसी आंखें एक पत्थर की दीवार में जुड़ी हुई थी। ये पहाड़ी गुफा की नीम तारीख दीवार थी और इसमें कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई इंसान छुप सके, लेकिन वो गोल गोल आंखें वहीं से इन्हें देख रही थी। राजगंधल ने एकदम कुंडली मारी और फन गाड़ कर बैठ गया। वो अजीब सा इंसान उसे उस समय भी अजीब लगा था जब चंगेजू के साथ यहाँ आया था। राजगंधल को साफ महसूस हो रहा था जैसे उस मनहूस इंसान के होंठों पर फैली मुस्कुराहट और उसकी पुरस्कार आंखों में जो चमक है वो किसी खास बात का इजहार करती है, लेकिन चूंकि अपनी ही मुश्किल का शिकार था इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकता था। लेकिन अब ये आंखें देख वो चौंका था। ये आम आंखें नहीं थीं। अपने तजुर्बे की बिना पर वो कह सकता था कि वो किसी शक्तिमान की आंखें थीं। उसका अंदाजा ठीक निकला। कुछ लम्हों के बाद ही सूखे शरीर वाला बदशक्ल दीवार से बाहर निकल आया। जय धुन भवानी नगरवासियों, जय धुन भवानी। चित्तन नंदी को तो इसकी भिनक भी ना हुई, लेकिन राजगंधल जानता था कि धन भवानी क्या है। शैतानी इल्म वालों का कोई एक धर्म नहीं होता। जादू मंत्रों की एक अलग दुनिया है और इसमें बहुत से पंथ होते हैं। महाकाली पंथ, महासाकाली पंथ, धुन भवानी, कालका देवी और बहुत से दूसरे। इनके अलग अलग दवारज होते हैं। पद्म सिंघी, गौर सिंह वगैरह। नमूदार होने वाला भवानी सिंघी था। चित्तन नंदी भी राजगंधल के साथ फन गाड़ कर खड़ी हो गई थी। बदशक्ल तोते ने मकरूह मुस्कुराहट से कहा, मुझे उस समय शक हो गया था कि कोई गड़बड़ है। चंगेजू शीशनाग नहीं लाया है बल्कि कोई धोखा खाया है उसने। चुनाचे मुझे ये शुबा कैसे ना होता। ये नागों का कबीला है। शीशनाग की खुशबू पर नाग इस तरह बेकाबू हो जाते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। मगर नाग शांत हैं। इसका मतलब ना तो सरदार जानता है और ना ही नया बनने वाला सरदार चंगेजू। मैं चाहूँ तो कबीले में इस बात पर ऐसी अफरा तफरी फैला सकता हूँ कि सारा कबीला तितर बितर हो जाए, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। जानते हो क्यों? ऐसे काम उस समय करने चाहिए जब अपने कोई गोट फंस जाए और सरदार से कोई बात मनवानी हो। तोते की शक्ल वाला मकरूह आवाज में चीखने लगा, फिर बोला, चलो छोड़ो, तुम्हें इससे क्या। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। वो नागिन की बेटी है और तुम पूरे के पूरे इंसान हो। तुम्हारी सारी बातें मैंने कीड़ा बनकर सुनी हैं और बिल बनाकर छुपा रहा तुम्हारी गुफा में। चलो छोड़ो, आओ असल बात करें। मेरा नाम मनकारी है, गुरु मनकारी। ये सब मुझे गुरु मानते हैं और कबीले का हर सरदार मेरी बड़ी इज्जत करता है क्योंकि मैं उनकी हर मुश्किल में मदद करता हूँ। एक तरह से ये समझ लो, यहाँ असल सरदारी मेरी है। यहाँ सब कुछ मेरे इशारे पर होता है और मैं धन भवानी का दास हूँ, जिन पंथी का वरदानी। तुम्हारी कहानी मैं तुम्हारी जुबान में सुन चुका हूँ। मुझे कीड़े मकोड़ों से लेकर जंगल के तमाम जानवर की जुबान आती है। बातें कर सकता हूँ। तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करूं? मुझे मेरी बात का जवाब दो। जय गुरु मनकारी, जय मनकारी महाराज। राजगंधल और चित्तन नंदी ने एहतराम से कहा और गुरु मनकारी खुशी से नाचने लगा। तो तुमने मुझे गुरु मान लिया, वो खुशी से बोला। फिर कहने लगा, अब सोच समझकर एक बात का जवाब दो। जी गुरु महाराज। राजगंधल बोला, तुम कौन से पंथ में हो? राजगंधल कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला,
अब मैं किसी पंथ में नहीं हूँ महाराज। मैंने महासाबली की पूरी सेवा की, महाकाली के 16 स्थान पूरे किए, मगर जब मुझ पर बुरा वक्त आया तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और देख लो मैं किस हाल में हूँ। तब फिर भवानी पंथ में आ जाओ। पीढ़ी बदल लूं? राजगंधल ने कहा। आस्थान बदलोगे तो पीढ़ी बदलनी होगी। मगर मैं 13 वर्ष की कैद में हूँ महाराज। गौर की बात बताऊंगा, मगर उस समय जब तुम मेरे पंथ में आ जाओगे। क्या इस गुर की बात से मेरी 13 बरस की कैद खत्म हो जाएगी? नहीं। फिर? चालाकी मत करो, गुरु से चालाकी नहीं करते। सब कुछ उस समय पता चलेगा जब धनपति बन जाओगे। मुझे समय दोगे बनकारी महाराज? दूंगा, अवश्य दूंगा, बल्कि दिया, बूढ़े शैतान ने कहा और अचानक इस तरह गायब हो गया जैसे चिराग बुझ जाता है। चित्तनंदी देखती रह गई थी, फिर उसके मुंह से निकला, ये क्या हुआ? वो चला गया। राजगंधल ने ठंडी सांस लेकर कहा। चित्तनंदी हैरान सी राजगंधल की सिमत देखती रही, फिर ताज्जुब से बोली, इंसानों में भी ऐसे ऐसे खेल होते हैं। इस तरह तो मेरी माँ सच कहती थी कि चित्तनंदी, 1000 साल पूरे होने के बाद जब तेरे अंदर जून बदलने की शक्ति पैदा हो जाए तो इंसान बनकर मत रहना। संसार में इंसान से बुरा कोई नहीं होता। तू अपने ही गीत गाए जा रही है, मुझे सोचने दे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तू परेशान है महाशीष? तो और क्या, पंथी बदलना आसान काम तो नहीं होता। महासाबली, महाकाली से मुंह मोड़ना पड़ेगा, राजगंधल ने कहा। चित्तनंदी खामोश हो गई। वो दिल में सोच रही थी कि धोखा तो मुझे भी हुआ है। मैं तो इसे शीश तक समझकर इसके पीछे लगी थी। जब वो शीश ही नहीं है तो फिर मुझे उसका क्या करना है। लेकिन कैद के ये 13 साल, इनका क्या होगा? राजगंधल 3 दिन तक सोचता रहा था। मनकारी ने भी उस दौरान कोई खबर नहीं ली थी। चौथे दिन उसने मंकारी को आवाज दी और एक गोशे से मंकारी की हंसी सुनाई दी। मैं गया ही कहाँ हूँ बालिक, इस बिल में पड़ा हुआ हूँ। उसकी आवाज उभरी और एक सुराग से वो एक अजीबोगरीब कीड़े की शक्ल में नमूदार हो गया। गार में आकर उसने अपने बदन को कुछ जुम्बिश दी और इंसान की शक्ल में उठ खड़ा हुआ। राजगंधल उसे बगौर देखते हुए सोच रहा था कि वो कितना बड़ा शक्तिमान है। न जाने उसने ये शक्ति किस तरह हासिल की। इसके हसूल के लिए तो राजगंधल ख्वार होता रहा था और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था।